हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर के ऑलरेडी दो पार्ट आ चुके हैं। वो दो पार्ट बहुत ही मस्ट हैं अगर आपको कंस्ट्रक्टर को अच्छी तरीके से सीखना है तो। ओके, तो वही एग्जांपल हमने यहाँ पर ओपन किया है। देखिए, हमारे पास एक क्लास है पॉइंट, जिसमें हमने दो मेंबर वेरिएबल बनाए हैं, दो मेंबर फंक्शन बनाया है सेट पॉइंट शो पॉइंट नाम से, है ना। इसमें हम आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं, जो भी आर्गूमेंट पास होगा एक्स वाई में चला जाएगा। यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है और दो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाए हैं और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पर बनाया है। अब आज हम सीखने वाले हैं कि हम लोग कंस्ट्रक्टर को पढ़ते ही क्यों हैं। हम लोग कंस्ट्रक्टर को पढ़ते ही क्यों हैं, ऐसी हमें ज़रूरत क्या है कंस्ट्रक्टर की। तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम इस पॉइंट का यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट का यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पॉइंट का यूज़ करके लेट से मैं P1 एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो क्या हुआ, जो P1 ऑब्जेक्ट बना, इसके अंदर दो मेंबर वेरिएबल होंगे x एंड y। आप बताइए कि x एंड y में वैल्यू क्या होगी। पहली बात तो जब हमने P1 बनाया, इसको बनाते समय हम कोई भी आर्गुमेंट्स पास नहीं कर रहे हैं, तो इस P1 के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। ओके, फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि P1 के अंदर जो एक्स वाई है उनकी मैं वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ। उनकी वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ से शो प्रिंट फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, जो एक्स वाई वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ P1 डॉट। जैसे ही हमने P1 डॉट लगाया, तो यहाँ से हमें सिर्फ सेट पॉइंट और शो पॉइंट फंक्शन ही मिल रहे हैं। हमें ये कंस्ट्रक्टर इंडिकेट यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं, मुझे उन्हें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे P1 बना, उसके लिए कंस्ट्रक्टर चल गया, इसीलिए वो यहाँ पर सजेस्ट नहीं कर रहा है। तो P1 के अंदर जो एक्स वाई है उनकी वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है, तो मैंने शो पॉइंट फंक्शन को कॉल कर लिया है। अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ। तो क्योंकि हमने एक्स और वाई में कुछ वैल्यूज रखा नहीं है, तो एक गार्बेज वैल्यू है जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। उससे पहले आप देखिए यहाँ पर लिखा है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी जैसे P1 बना उसके लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल गया। और फिर हमने शो पॉइंट फंक्शन को कॉल किया था। तो शो पॉइंट फंक्शन बाद में कॉल हुआ, पहले कंस्ट्रक्टर चला। इसका मतलब यहाँ से आप एक बहुत बड़ा पॉइंट सुनिए कि ऑब्जेक्ट की लाइफ टाइम में, ऑब्जेक्ट की ज़िंदगी में चलने वाला कंस्ट्रक्टर सबसे पहला फंक्शन होता है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? बिल्कुल। तो ऑब्जेक्ट की लाइफ में चलने वाला कंस्ट्रक्टर सबसे पहला फंक्शन होता है। और यहाँ पर जो P1 बना, उसके एक्स और वाई में कुछ गार्बेज वैल्यू है, गार्बेज वैल्यू है। तो क्या ये सही है कि हमने P1 को बना दिया और P1 के मेंबर वेरिएबल जो हैं उनमें गार्बेज वैल्यू है? हाँ? तो ये अच्छी बात नहीं है। वो जो पॉइंट है P1 के एक्स वाई में जो वैल्यूज है, वो पता नहीं कौन सी वैल्यू, वो एक अननोन लोकेशन है, वो एक रा डेटा है, अननोन लोकेशन है, गार्बेज वैल्यू है। तो ये गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही P1 ऑब्जेक्ट बना, अगर हम चाहते हैं कि उसके एक्स और वाई में कुछ स्पेसिफिक वैल्यू चली जाए जो कि गार्बेज वैल्यू ना हो, हम गार्बेज वैल्यू चाहते नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने इस P1 ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें पता इस P1 के लिए कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 कर सकता हूँ। तो जैसे ही P1 के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो P1 के x और y में क्या चला जाएगा, 0 0। तो कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, और इनिशियलाइजेशन का जो काम है हम कंस्ट्रक्टर में ही कर रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट की लाइफ टाइम में चलने वाला सबसे पहला मेंबर फंक्शन है। तो कंस्ट्रक्टर को हम इसीलिए बनाते ही हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर पाएँ। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, तो जो एक्स वाई की वैल्यू प्रिंट होगी वो 0 0 प्रिंट होगी, ना कि गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। देख रहे हैं आप, 0 0 प्रिंट हो रहा है। तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर को हम यूज़ करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, वो जो यहाँ पर गार्बेज वैल्यू थी उसको वो सॉल्व करता है।
ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देता है। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाऊँ लेट से P2 नाम से, और उसमें हम दो आर्गूमेंट्स को पास कर रहे हैं, तो इस P2 के लिए कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा? ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, क्योंकि दो आर्गूमेंट पास हो रहे हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जो P2 के XY है उसमें ये वैल्यूज चली जाए, तो ये वैल्यूज x1 y1 में जाके है, तो मैं x इक्वल टू x1 लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू y1 लिख सकता हूँ। तो जो यहाँ पर P2 के XY होंगे उसमें 2 और 3 चला जाएगा। इसी तरह से अगर मैं P3 बनाऊँ, उसमें एक आर्गूमेंट्स को पास करूँ, तो P3 के लिए कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा? ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा जो एक आर्गूमेंट्स ले रहा है, जो x1 में जा रहा है। तो P3 के x में हम x1 को रख दे रहे हैं, और y में लेट से मैं 0 रख दे रहा हूँ। तो जो P3 होगा उसके x में क्या होगा? x1 यानी कि 4 होगा, लेकिन y में क्या होगा? 0 होगा, है ना। ये बात आपको समझ में आई। और फिर मान लीजिए मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ लेट से P4 नाम से, जिसमें मैं P2 को पास कर रहा हूँ। तो P4 के लिए ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर चलेगा, क्योंकि उसको मैं P2 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, है ना। तो P2 जो होगा उसका रेफरेंस कहाँ चला जाएगा? P में चला जाएगा। और अगर मैं अब जो यहाँ पर P2 है उसकी वैल्यूज़ को P4 में कॉपी करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा? P4 के लिए ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, है ना। P4 के लिए ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो इसलिए जब मैं यहाँ पर x लिखूँगा तो वो P4 का x माना जाएगा, है ना। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे थे x इक्वल टू x1, तो ये x किसका माना जाएगा? ये x उसका माना जाएगा जिसके लिए ये वाला चला है कंस्ट्रक्टर। ये वाला कंस्ट्रक्टर किसके लिए चला है? P3 के लिए चला है। तो P3 के x में ये x1 चला जाएगा। तो उसी तरह से P4 के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर x लिखूँ तो वो P4 का माना जाएगा, अगर मैं यहाँ पर y लिखूँ तो वो P4 का माना जाएगा। और P4 के x में क्या जाना चाहिए? इस P2 का x, और P2 को हमने P2 का रेफरेंस हमने P में रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर जो P2 है जिसका रेफरेंस P में है उसके मेंबर वेरिएबल को फिक्स करना चाहता हूँ, तो मुझे लगाना पड़ेगा डॉट ऑपरेटर, है ना। जैसे मैं लिखूँगा P डॉट, तो देखिए ये x और y मुझे सजेस्ट कर रहा है, तो मैंने x रख दिया, है ना। और मैं लिखूँगा P डॉट, इसमें y को रख दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो P2 का डेटा था जो कि 2 3 है, उसको हमने P4 के x और y में कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके इनिशियलाइज कर दिया है। यानी हमने P4 को इनिशियलाइज कर दिया P2 के मेंबर वेरिएबल से। तो किस तरह से हमने इनिशियलाइज किया आपको पता है ना, है ना। अब यहाँ पर हम P डॉट x लिख करके एक्सिस कर पा रहे हैं। जैसे देखिए अगर हम बाहर जो हमारा ये P2 है, अगर मैं लिखूँ P2 डॉट, तो देखिए मुझे यहाँ पर XY नहीं मिल रहा है। हम P2 डॉट करके XY को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है? प्राइवेट हैं। लेकिन क्लास के अंदर हैं, क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शन है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये भी एक मेंबर फंक्शन है ना। भले हम कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं लेकिन ये मेंबर फंक्शन है। तो हम यहाँ पर देखिए क्योंकि क्लास के अंदर से एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए P डॉट x करके हम प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं। और इसको तो हम पहले ही आपको बता चुका हूँ, मैं यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, है ना। और अगर मुझे मान लीजिए देखना है कि जो P4 है उसके XY में P2 का रिकॉर्ड गया कि नहीं, तो मैं यहाँ से P4 डॉट शो पॉइंट कर सकता हूँ। तो P4 के लिए प्रिंट हो जाएगा 2 3। यहाँ पर देखिए 2,3 प्रिंट हो रहा है ना। इसी तरह से आप सबकी वैल्यूज़ को प्रिंट करके देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर P1 डॉट करूँ शो पॉइंट, है ना, उसके बाद मैं P2 करता हूँ और उसके बाद मैं P3 कर लेता हूँ। तो P1 P2 P3 के लिए सब प्रिंट, P1 के लिए कुछ 0 0 आएगा, P2 के लिए 2 3 आएगा, और P3 के लिए 4 0 आएगा, है ना। देखिए P1 के लिए 0 0, P2 के लिए 2 3, P3 के लिए हमने सिर्फ एक आर्गूमेंट्स पास किया था और y की वैल्यू 0 असाइन की थी यहाँ पर, है ना, यहाँ पर। तो ये 4 0 आ गया, और P2 का डेटा हमने P4 में कॉपी किया था इसलिए 2 3 आ रहा है ना। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर हम लोग इसीलिए बनाते ही हैं
ताकि हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकें, है ना। नहीं तो उसमें क्या रहेगी, गार्बेज वैल्यू रहती है, और गार्बेज वैल्यू एक अननोन लोकेशन होती है जो हम नहीं चाहते हैं, है ना। अगर मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज ना करें, है ना, और उनमें हम सोचो उनके जो मेंबर वेरिएबल हैं जैसे यहाँ पर एक्स वाई, उनमें हम इंक्रीमेंट कर दें और इनिशियलाइज नहीं किया है, तो बताओ जो गार्बेज वैल्यू थी उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हो तो कितना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। और हम अगर इनिशियलाइज किए रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमने 0 0 से इनिशियलाइज किया है, तो इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होने वाला है ना। तो याद रखना, जब हम कंस्ट्रक्टर के अंदर भी इस तरह से एक्स वाई को लिखते हैं तो ये एक्स वाई उसी ऑब्जेक्ट के माने जाएंगे जिसके लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं। ये उसी तरह से है जैसे फंक्शन के साथ में होता है, मेंबर फंक्शन के साथ में, कि जब जो भी ऑब्जेक्ट इस मेंबर फंक्शन को कॉल करेगा उसी ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई माने जाएंगे। वैसा ही रूल कंस्ट्रक्टर के साथ में भी होता है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। ओके, आगे और भी हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे अपने एग्जाम्पल्स में, तो वहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से हम कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ओके, लेकिन कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है इतना ही। अगर आपने तीनों वीडियोस देखा है तो ये तीसरा पार्ट है कंस्ट्रक्टर का, इसके पहले 2 पार्ट और हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको भी देख लो और कंस्ट्रक्टर आप बहुत अच्छी तरह से सीख जाओगे। ओके, तो ये रहा हमारा पूरा प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।